But well, again, this is a very important topic, a burning topic of today's life. Science of fat loss and muscle gain. Well, this is a $1 billion industry now. मैं ये कहूँ ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है क्या, साइंस ऑफ फैट लॉस एंड मसल गेन। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जितना फार्मेसी ये मरीजों की दवाई के लिए है ना, उतना ही फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट ये फैट लॉस और मसल गेन के लिए चल रहे हैं। उतना ही बड़ा व्यापार है उसका भी, उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सडनली चेंज हो गया। पहले जनरल डे टू डे कोर्स में लॉट ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी वी यूज्ड टू डू। You see, when I came in Aligarh in 92, most of very senior professors, they used to ride on bicycle. शमशाद मार्केट में वो ₹1 घंटे पे साइकिल मिलती थी, बड़ी अच्छी साइकिलें होती थी उस टाइम पे। हमें कहीं शहर जाना होता था तो वहाँ से ₹1 घंटे पे साइकिल लेके और शहर घूम के आते थे। अब आपने देखी हैं वो साइकिल की दुकानें? घूमना फिरना तो अभी भी जारी है, लेकिन अब मोटरसाइकिल इतनी कॉमन हो गई हैं, ठीक है, कि उनकी ज़रूरत नहीं है 9वीं 8वीं के बच्चे के पास में, या बच्चा चलाने लगे बस वो माँ बाप से जिद करता, माँ बाप ला देते हैं। अल्टीमेटली द इंक्लूजन ऑफ एक्सेस मैकेनाइजेशन इन आवर लाइफ हैड कीज्ड द नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम आवर लाइफ। अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की, ठीक है। पहले जनरली हमें ध्यान है कि हम पैदल चल के जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते पैदल चल के। भाई 3-3 4-4 किलोमीटर स्कूल पैदल जाना होता था। साइकिल तो आम बात थी, आगे हम चला रहे हैं, पीछे हमारा भाई बैठा या आगे भाई बैठा, उसको लेके स्कूल जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब वहीं पे बस आ जाती है, वैन आ जाती है, उसके बिना आप उस चीज़ को सोच ही नहीं सकते कि कोई पैदल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, जो हम पहले बिना किसी जिम जाए या बिना ट्रैक जाए हम 5-6 किलोमीटर चल लेते थे या कुछ एक्टिविटी कर लेते थे, वो अब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी से क्या हो रहा है, जैसा मैंने कल बताया था, मसल मास कम होता है और फैट परसेंटेज बढ़ती है। अब देखिए एक कुदरत का निज़ाम है हेल्दी स्टेटस के लिए। वो हेल्दी स्टेटस क्या है कि आपका फ़ैट लेवल 12 से 20% हो, 20 भी ज़्यादा है, 12 से 13, 14, 15% फैट लेवल आपकी बॉडी में होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू दिस इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, ड्यू टू दिस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड आई वुड कॉल अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, हमें पता नहीं है, हम स्वाद के लिए खाए जा रहे हैं जो भी कुछ खाए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक जो नेचर के अगेंस्ट, नेचर से हम दूर जा रहे हैं इन रिलेशन टू आवर बॉडी। आवर फैट परसेंटेज इज गोइंग अप, लीन मास इज कमिंग डाउन। जबकि नेचर में हेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी था कि फैट परसेंटेज 12 से 15 रहे, ठीक है। अब इसी के चारों तरफ वो है, पहले कहते थे कि भाई जो है खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो बात सही थी, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था वो भी 5-6 किलोमीटर पैदल चल लेता था। जो अपने कोचिंग या खूब मेहनत कर रहा है उसको लाजमी चलना ही था, क्योंकि और कोई उसके पास रिकोर्स नहीं था। अब वो ख़त्म हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, पहले सिंगल स्टोरी घर थे, घर के चारों तरफ मैदान था, सब बच्चे खेल कूद के कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी की नीड थी वो ख़त्म हो गई। खेलने कूदने, पहले आइस पाइस, छुपम छुपा, वो कौन कौन से गेम बच्चे खेलते थे वो ख़त्म हो गए। अब क्या है, वो मोबाइल में लेके टीवी पे या कंप्यूटर पे वो गेम शुरू हो गए हैं, ठीक है। मैंने जैसा कहा था कल कि मैन वॉज मेड टू बी वेरी एजाइल, ठीक है। द एजाइल यू आर द मोर लॉन्गर यू विल
live, the more quality of life you will lead, the less agile you are. ठीक है, आपके जो सिस्टम्स, आपने एक सुना होगा, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में. व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? Organs which are not used for prolonged period of time, they lose their functional ability. तो ऐसे ही इस शरीर के सारे औजारों का यही हाल है. इनको आप जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनकी फंक्शनल एबिलिटी लूज हो जाती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं इस बात को कई जगह रिपीट करता हूँ, उन्होंने ये बात कम से कम 30-35 साल पहले कह दी थी कि नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू सफ़र फ्रॉम NCD. NCD are non-communicable diseases generating out of sedentary lifestyle. Soon India will become a hub of diabetes and blood pressure. They will spread as an epidemic. Epidemic जनरली किसके लिए कहा जाता है? वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए. लेकिन इंडिया में डायबिटिक एक हब हो गया है. पहले आप सोचिएगा, डायबिटीज़ जो है जनरली इट वाज थॉट टू बी अ डिजीज़ ऑफ रिच पीपल. जो अमीर होते थे उन्हीं को डायबिटीज़ होता था. अब आप अपने आसपास देखिएगा, 25 साल के बाद में डायबिटीज़ इज़ ए वेरी कॉमन फिनोमेना नाउ. आप जमाल साहब के यहाँ, एक यहाँ पे जमाल साहब बड़े फेमस डॉक्टर हैं डायबिटीज़ के, एंडोक्रोनोलॉजी के. तो और वो एक मतलब इसके लिए सोचिए, राजीव गांधी एंडोक्रोनोलॉजी सेंटर बनाया गया. किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए. पहले जहाँ 100 में 2-4 मरीज होते थे, अब 100 में 50 मरीज होने लगे. तो वो क्यों होने लगे? ऑल बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. ठीक है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल. ऐसे ही ब्लड प्रेशर की और कार्डियक डिजीज़ बढ़ रही हैं. देखिए, एक और है, एक स्टैटिस्टिक्स है कि 20 के बाद जो एज होती है 25-30, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गोलियों की तादाद लोगों का हमसफ़र ज़्यादा बनती जाती है. आज मतलब हिंदुस्तान में 90% लोग 30 के बाद में एक आध गोली खाते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गोलियों की तादाद बढ़ती जाती है. 50 के बाद में नियरली 95%, और 60-55 के बाद में तो हर आदमी कोई ना कोई गोली खा ही रहा है. अब आप आज से करीब 30-40 साल पहले का अगर अपने पेरेंट्स से पूछिएगा तो दवाई गोली कब आती थी? जब कोई बीमार होता था. अब आप बीमार नहीं हैं तो भी आपको बीमार ना होने के लिए गोलियां खानी पड़ रही हैं. एक विटामिन D3 डेफिशिएंसी अब सब में हो गई है, B12 डेफिशिएंसी, सारे विटामिनों की डेफिशिएंसी होती जा रही है. तो व्हाट इज दिस? To some extent it can be attributed to environmental changes, and to very greater extent it is attributed to inactive or sedentary lifestyle. ठीक है, तो the science of fat reduction, muscle gain entails comprehending biological mechanism. 3 चीज़ों से ये मेनली डिटरमाइन होता है. वन इज योर लिविंग स्टाइल, द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू आर अंडरटेकिंग. दूसरा क्या है? द डाइटरी हैबिट्स, डाइट कैसी है आपकी. और तीसरा एक और इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है, दैट इज योर जीनोटाइप, योर जेनेटिकल मेकअप. ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था कि देखिए, जीन्स जो है फैट और मसल को बॉडी में बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ. ठीक है, लेकिन इवन देन एक्सरसाइज की ज़रूरत तीनों को ही है. ठीक, एक्टोमॉर्फ सोचे कि मैं तो लीन एंड थिन हूँ, फैट है नहीं मेरे पास, मसल है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो पतले दुबले हैं वो भी किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? डायबिटीज़ की गिरफ्त में आ रहे हैं, हार्ट की बीमारियों. बहुत सारे ऐसे पतले दुबले हैं जिनको क्या हुआ है, स्टंट डलवाने पड़े हैं.
जिनके कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किनका? पतले दुबलों का, ठीक है, मेसोमॉर्फ का भी, एंडोमॉर्फ का भी। तो लीविंग अपार्ट दिस जीनोटाइप फॉर अटेनिंग ए स्टेटस ऑफ परफेक्ट हेल्थ, एक्सरसाइज इज मैंडेटरी इन योर लाइफ, ठीक है, फॉर लीडिंग ए क्वालिटी लाइफ एंड to some extent enhancing the quantity of life also. You need to do regular exercise of 1 hour. That is must for you. आप खाना छोड़ दो, ठीक है, पिक्चर देखना छोड़ दो और सब काम छोड़ दो, सोना छोड़ दो, लेकिन एक्सरसाइज को मत छोड़ो। मेक इट ए परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। And this growth of muscle and reduction of fat is very important for leading a healthy life. Fat loss, as we discussed today, depends upon positive energy balance, negative energy balance. If you are eating more than your expenditure, then that will be consumed as will be kept in reservoirs of fat cells. Then there are certain hormones. Well, this hormone testosterone is very much responsible for maintaining, developing muscular mass in one's body. देखिए, ये भी जेनेटिकली डिसाइडेड होता है कि बहुत से जो मेल्स होते हैं दे आर हाईली एंडोड विद टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। अब एक इसके अपोजिट हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। ये दोनों हार्मोन होते हैं। अच्छा, ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन का कम होता है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का कम होता है और एस्ट्रोजन का ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक बार ये थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक ये डिमांड उठी थी। वो डिमांड क्या थी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं एथलीट्स, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जस्ट इक्वलेंट टू मेल्स होता है, ठीक है, वो होती फीमेल्स हैं लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स के बराबर होता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर हैविंग सेम मस्कुलर मास, जो मेल्स का होता है वो उनका भी होता है। तो क्या उनको फीमेल्स की कैटेगरी में रखा जाए? बताइए भाई, इफ दे आर टू कम्पीट विद फीमेल्स तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी तो फीमेल वाला ही होना चाहिए, लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इज दैट ऑफ मेल। सो दे आर हैविंग ए एडेड एडवांटेज, उनका मस्कुलर मास ज़्यादा होता है तो वो फीमेल्स को, लेकिन जो खुदा ने जो निज़ाम बनाया है कि उनका एस्ट्रोजन लेवल, तो उनको जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि फीमेल की जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें वो टेस्टोस्टेरोन हिंड्रेंस पैदा करता है। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये मेल्स में भी होता है। अब जिन मेल्स में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है उनके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये मैंने फिर बताया आपको, कोई भी एक्सक्लूसिवली मेसोमॉर्फ नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली एक्टोमॉर्फ नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली एंडोमॉर्फ नहीं होगा। दे विल हैव somewhat component of each somatotype in their body, ठीक है। लेकिन जो फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूं, एक्टिविटी, डाइटरी कंट्रोल, ठीक है, ये सब के लिए ज़रूरी है। किसके लिए? उस फैट परसेंटेज को काबू रखने के लिए। वो फैट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 12 से 15%। देखिए, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मसल मास, एड्रेनलिन हार्मोन स्टिमुलेट फैट सेल टू रिलीज फैटी या लिक्विड फॉर्म में फैट को कन्वर्ट करता है। अब ये देखिए, लाइपोलिसिस है। लाइपोलिसिस
एक फिनोमिना है जिसके तहत जो सॉलिडिफाइड फैट होता है, फैट सेल्स के अंदर जो मैंने कंटेनर्स बताए थे, एडिपोस सेल्स होते हैं, उनके अंदर सॉलिड फॉर्म ऑफ फैट होता है। लाइपोलिसिस फिनोमिना के तहत वो फैट जो है एक्टिवेट होता है, वहाँ से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो कहाँ पे जाता है? ब्लड में। ब्लड से वो कहाँ पहुँचता है? मसल्स में। मसल्स से वो मेटाबोलाइज होता है। पर वो होता कब है? जब उसकी वहाँ पे ज़रूरत हो। ज़रूरत कब होगी? जब आप एक्सरसाइज करेंगे। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो फैट बर्न नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं फैट कटर आ गई, वो कई सारे आजकल प्रोडक्ट आते हैं ना, ये चाय पी लो, वो कौन सा फैट कटर है, ये वो कर लो। तो ये सब जैसे चाय का क्या है या कॉफ़ी का क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हो सकता है कि फैट एक्टिव हो रहा हो, लूज हो रहा हो बॉडी से, और वो एक्सक्रीट आउट हो रहा हो, लेकिन इवन देन योर मसल रिक्वायर एक्टिविटी ईच एंड एवरी डे, ठीक है। अगर आपकी मसल को एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। कम होगा तो मसल पतली होगी। आप ही फील करके देखना, आप एक्सरसाइज करना कुछ दिन, तो आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर मसल विल एनहेंस। जब आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो फिर वो वापस हो जाएगा। जब बढ़ता है उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, और जब कम होता है उसको कहते हैं हाइपोट्रॉफी या एट्रॉफी। हाइपो और हाइपर, ठीक है। अब देखिए, मसल गेन and fat loss are interrelated and they are having a direct proportional relation with the intensity of exercise you are undertaking। and देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे होती है? एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा मसल मास बढ़ेगा। और एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, वो क्या होती है? जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा फैट परसेंटेज कम होगी, ठीक है। हो गया ना। और एक और इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, जितना खाना कम खाओगे उतना, ये तो डायरेक्ट हो गई, खाना ज़्यादा खाया तो फैट भी ज़्यादा बढ़ेगा, खाना कम खाया तो फैट कम होगा, ठीक है। अब चलिए ये मसल गेन के, अगर आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो अगर आपको अपना मसल गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है, देखिए एक और चीज़ है, बॉडी की हर मसल को, लोग कहते हैं मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, मेरी सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती हैं। दो वॉकिंग इज़ ए मेडिसिन, इंडीड इट, किसी को डायरेक्ट दे देती है, किसी को इनडायरेक्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, बहुत सारी मसल सबको एक्सरसाइज दे देती है। लेकिन आपकी हर बॉडी की हर मसल को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अब उसमें अगर आपको मसल गेन करनी है, मसल का मास बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, और इट ऑट टू बी कंबाइंड विद प्रॉपर डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और न्यूट्रिएंट टाइमिंग होना चाहिए, हार्मोन से तो डिपेंड होता ही है। उससे पहले ही एक इसमें है कि जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है फॉर फैट लॉस, इट शुड नॉट बी लेस देन 20%। मतलब मैंने जैसे कल बताया था ना, आप ये ना करें कि 80% कम कर दें, इट शुड बी नॉट लेस देन 20%। देखिए एम क्या है आपका? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, और वज़न घटाना मकसद नहीं है, या फैट रिडक्शन मकसद नहीं है, मकसद है हेल्दी लाइफ स्टाइल अटेन करना, ठीक है। अब बहुत से लोग मतलब थोड़ा सा मैं इस पर कि देखिए अपनी फिज़िक से वी टू आर मेस्मराइज्ड बाय फिज़िक्स ऑफ अदर। अब हम भी सब सोचते हैं कि साहब ना सलमान खान जैसी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है,
या अक्षय कुमार जैसी लड़कियां उधर देखती हैं, कैटरीना कैफ या इन जैसी, लेकिन दे आर हैविंग, उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका वो उसी से डिपेंड है, ठीक है। लेकिन आप उसके चक्कर में, मतलब एक बार एक वो था, ये बड़ी रेलेवेंट है, वो गौतम बुद्ध एक जगह, आपने सुना है गौतम बुद्ध का नाम? तो गौतम बुद्ध एक जगह तपस्या करने बैठे तो उनका बिल्कुल शरीर कांटा हो गया, तो उनके सामने से वो कोई निकले तो उन्होंने एक गाना गाया कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी है, इस शेड्यूल को इतना स्ट्रिक्ट मत बनाओ कि आपकी बॉडी को लॉस हो, ठीक है। तो जैसा मैंने कल कहा था, इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी एंजॉयबल एंड इट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 20% से ज़्यादा का नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको अपना फैट लॉस करना है और आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 1000 है तो आप कितनी लें? 800, ठीक है। अगर आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2000 है तो आप कितनी लें? 1600 लें। तो ऐसे करके ग्रेजुअल वेट लॉस करें और ग्रेजुअल फैट लॉस करें। फैट लॉस मैंने जैसे कल कहा था, एक कछुए के रेस की तरह से है। इट शुड बी कंसिस्टेंटली प्रोसीड, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये फैट लॉस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं, ये कितने दिन का शेड्यूल होता है? 10 साल नहीं भाई, कम से कम 6 महीने का तो फिर भी है। ठीक है, 6 महीने का ये या 3 महीने का फिर भी है, ठीक है। 3 महीने 1.5 महीने के बाद देखिए, जनरली फिजिकल एजुकेशन में जो हमारे यहाँ रिसर्चेज होती हैं, एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सेटअप होता है वो 1.5 महीने का होता है। 1.5 महीने में आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। अब 1.5 महीने के बाद एक्चुअल दौड़ शुरू होती है। पर कई बार क्या होता है, जो हमारा मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है वो 1.5 महीने पहले कि आज ही मुझे सब कुछ सही कर लेना है और ये बिल्कुल डाइट पे भी कंट्रोल और एक्सरसाइज भी खूब, लेकिन वो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसको एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, डाइटरी शेड्यूल को धीरे धीरे डाइट को कर्टेल करें। 100 से 100% से पहले 95 लाएं, 90 लाएं और 3 महीने तक या 1.5 महीने के बाद उसे 20% पूरा कम करें और उसे कंटिन्यू करें आप, ठीक है। एक्सरसाइज में कभी भी जल्दबाजी ना करें, ना डाइट में ना एक्सरसाइज में, इस शेड्यूल को बढ़ाने में। तो फैट लॉस इज़ ए वेरी ग्रेजुअल फिनोमिना, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ पेशेंस ऑन योर पार्ट टू प्रोसीड विद, ठीक है। तो लिहाजा इसी के लिए ये है कि ये कोर्स इंजॉयबल होना चाहिए, बोरिंग वाला नहीं होना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा था, देखिए प्रोटीन इंटेक बॉडी गेन के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो फिर भी इतना नहीं कर सकते आप कि उसे 50% कर दें। इसमें कितना कहा है, कितने ग्राम है? 1.72 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब आपका कितना है? अब जैसे 80 किलो वजन है, 90 किलो वजन है, तो प्रोटीन्स कितनी होनी चाहिए पूरे दिन में? भाई 80 का तो 160 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। तो 160 ग्राम काफ़ी होती हैं, ठीक। अब ये डाइट में भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप एक्सेस ले रहे हैं ना प्रोटीन को, तो फिर क्या हो रहा है? अब ये डाटा भी देखिए, ये डाटा एक जनरल उससे लिया हुआ है। ये बॉडी वेट कह रहे हैं, बॉडी वेट माने वो बॉडी वेट होना चाहिए जो माइनस फैट वाला वेट हो। ये मसल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कब रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, कब आप उसको बढ़ा सकते हैं?
10-12 देखिए, कहीं पे भी आप जाइएगा, कोई भी लिटरेचर आप पढ़िएगा, साइंटिफिक स्टडीज़ आप पढ़िएगा, किसी में भी प्रोटीन का इंटेक 20 से 25% से ज़्यादा नहीं किया गया है। कार्बोहाइड्रेट कितनी होनी चाहिए? 50 से 60%। फैट कितना होना चाहिए? 20 से 25%। इसके बाद में जो बचता है वो प्रोटीन का होता है। आप कोई भी रिसर्च स्टडी साइंटिफिक ये नहीं कह सकती कि आप 55 से 60% प्रोटीन कर दीजिएगा। अब एक बहुत आ गया, लोग करते हैं कि वो उनका वो ये रहता है कि भाई प्रोटीन हमने मैक्सिमम कंज्यूम कर ली और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी अपने आप, हमारे जो बॉडी के अंदर रिजर्व्ड फैट है वहाँ से वो उसको ले लेगी एनर्जी फ्यूल को। जी, कीटो डाइट जो कह रहे हैं। लेकिन इस कीटो डाइट का ये बात तो सही है कि आपने प्रोटीन ले ली, लेकिन प्रोटीन डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जो जैसा मैंने कल बताया था आपको कि उसमें से जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, ये प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिक एसिड। उसको डिस्पोज ऑफ कौन करता है? किडनी। अब वो किडनी पे एक्सेस लोड पड़ जाता है, ठीक है। जहाँ किडनी 10 किलो वजन उठाने के लिए बनी है, वहाँ उस किडनी को कितना वजन उठाना पड़ रहा है? 50 किलो। तो फिर किडनी के रोगों की शुरुआत हो सकती है, खुदा ना करे, ठीक है। तो कीटो डाइट इसलिए थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, सोच समझ के। उसमें पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि किडनी से वाश आउट कराने का यूरिया को एक ही ज़रिया है, वो है पानी, ठीक है। अब देखिए कीटो डाइट से भी क्या है, कीटो डाइट वो जनरली रिकमेंड करते हैं जो एक्सरसाइज कम करना चाहते हैं। अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको कीटो डाइट की ज़रूरत है। 1.5-2 घंटे अगर आपने अच्छी तरह से 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम इंटेंसिटी का एरोबिक वर्कआउट अगर आपने डेली फॉलो किया है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ कीटो डाइट। यू कैन हैव योर नॉर्मल बैलेंस डाइट। यू विल गेन मसल वेट ऑल्सो, साइमल्टेनियसली यू विल रिड्यूस योर fat mass also from the body. Protein is required for muscle repair, muscle built up, muscle growth, ठीक है। Fat and carbohydrate are fuels of your body. ये एनर्जी गिविंग है। अब एक थोड़ा सा वीकली एक्सरसाइज शेड्यूल है। देखिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है मसल का एग्जॉशन, एक होती है उसकी रिकवरी। मसल थकान भी करनी है मसल के अंदर हमको, और उसको रिकवरी के लिए टाइम भी देना है, ठीक। अब बॉडी को हम जनरली 3 पार्ट्स में या 3 मसल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बिगनर्स के लिए। फ्रॉम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू वांट टू गेन मसल मास, इनिशिएशन ऑफ गेनिंग मसल मास थ्रू इंटरवल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आपको अपने अंदर मसल मास डेवलप करना है तो इंटरवल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इनिशिएट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करते हैं? अपनी बॉडी को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो ये बिगनर्स के लिए है। इसके और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पर ये एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, चेस्ट, बैक एंड एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए मंडे को अगर आप चेस्ट, बैक और एब्डोमेन करते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज। चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? बेंच प्रेस, डंबल फ्लाइज, पुशअप्स। दीज आर द एक्सरसाइजेस विच आर डेवलपिंग योर पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स, ठीक है। और बैक की एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? विंग्स, जिनको जनरली बोलते हैं लेटिसमस डॉर्सी। इसमें थोड़ा सा हम इसका ध्यान रखते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स। 2 मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में। देखिए जब भी कोई कंट्रैक्शन होता है, आप कोई काम करते हैं तो कई सारी मसल्स काम करती हैं,
ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको ये सब समझ जाएंगे। कुछ होती हैं एगोनिस्ट जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंटागोनिस्ट जो रिलैक्स करती हैं। मैं ये कर रहा हूँ तो ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये ट्राइसेप रिलैक्स कर रही है। तो हमको कॉम्बिनेशन रखना है, इसके लिए भी एक्सरसाइज देनी है, इसके लिए भी एक्सरसाइज देनी है। तो ये जो चेस्ट की पेक्टोरलिस मेजर है, इसकी एंटागोनिस्ट कौन सी है? जनरली इसकी एंटागोनिस्ट बैक मसल्स हैं, लेटिसमस डॉर्सी। इसके साथ कुछ स्टेबलाइजर्स होती हैं जो जॉइंट को स्टेबल करती हैं दौरान कॉन्ट्रैक्शन के। तो ग्रुप्स जो हमको मसल्स के बनाते हैं डे वाइज स्पेसिफिक, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। किनका? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो जो मंडे को जनरली चेस्ट की एक्सरसाइज बेंच प्रेस, डंबल फ्लाइज, पुशअप्स, बैक की लेटिसमस पुल, चिनअप्स। चिनअप्स देखे होंगे ये आप जब करते हैं तो these are the exercises for enhancing the muscular mass in your latissimus dorsi group of muscles. और एब्डोमेन, ये एब्डोमेन जनरली जो वेट गेन में, देखिए बाकी सब चेंज कर दिया है। दूसरे दिन क्या है? शोल्डर और आर्म्स। तो शोल्डर की कौन सी मसल है? डेल्टॉइड। एक एंटीरियर डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड। इसके साथ साथ वो भी होती हैं, ट्रेपेजियस भी होती है और कई सारी हैं। और इसके साथ हम किनको लेते हैं? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये रेडियल। इसके बाद में ये जो होती हैं ये वाली मसल। तो इसके लिए हम एक दिन ट्यूसडे को करते हैं। थर्सडे को हम क्या करते हैं? लेग्स। उसमें क्या होता है? स्क्वैट्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल और क्वाड्रिसेप कर्ल्स। ठीक है, तो थर्सडे को ये करते हैं, लेकिन स्टमक के लिए डेली करते हैं। क्यों? शाहरुख खान जैसा स्टमक चाहिए, 6 पैक वाला। ठीक है, तो वैसे वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि देखिए जनरली इट इज़ थॉट के स्टमक मसल्स लूज हो जाती हैं और ऐसा होता है कि जो आपने अपना इंटेस्टाइन के बारे में सोचा है, उसका फैलाव कितना हो सकता है? 5-6 मीटर तो लंबाई होती है। अगर किसी इंसान के इंटेस्टाइन को फैलाया जाए तो एक टेनिस कोर्ट तक फैल सकता है वो। ठीक है, उसके अंदर विलीज होती हैं। वो क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को वहीं से तो एब्जॉर्ब करेंगे आप मिनरल्स को, तो उस एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना है। इसके लिए उसके अंदर विलीज होती हैं। अब यहाँ पे एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क होता है। इस फाइन कैपिलरी नेटवर्क से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब एब्जॉर्ब किया जाता है आपकी बॉडी के जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाने के लिए। अब कई बार क्या होता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो फैट के एरिया, जो पेट के एरिया के अराउंड ही वो डिपॉजिट हो जाता है। फैट भी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन फैट की मसल्स को ज़रूरत नहीं है, तो वो वहीं पे एडिपोज सेल्स का सबसे ज़्यादा जमावड़ा कहाँ होता है? एब्डोमेन एरिया के आसपास ही होता है, क्योंकि दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। माल को दूर कौन ले जाए, वहीं पे पास में ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इसलिए एब्डोमेन की एक्सरसाइज को, एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज को डेली रखा जाता है। उसमें अब इनमें भी चेंज किया जाता है। एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल्स के लिए हम सिटअप्स लगाते हैं। लोअर एब्डोमिनल्स, एक दिन इसमें अपर एब्डोमिनल करेंगे, दूसरे दिन लोअर एब्डोमिनल करेंगे, तीसरे दिन साइड वाले एब्डोमिनल्स करेंगे। तो इसमें चेंज इसमें भी करेंगे, ठीक है, लेकिन एब्डोमिनल एज ए होल हर दिन रहेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यही शेड्यूल रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार हिट कर रहे हैं। ठीक है, एक मसल ग्रुप को आप वीक में कितना टाइम दे रहे हैं? 2 बार। तो उसको रेस्ट कितने दिन के लिए मिल गया?
5 दिन का रेस्ट मिल गया एक मसल ग्रुप को, ठीक है। देखिए मैंने लास्ट में दिया हुआ है, सेकंड लास्ट, रिकवरी ऑफ मसल टू फुल। देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मसल गेन के लिए, एग्जॉशन टू फुल एंड रिकवरी टू फुल। अगर मसल को डेवलप होना है, मसल को बड़ा करना है, मोटा करना है, तो आपको उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करना है, ठीक है। तो उस एग्जॉशन के लिए क्या है कि आपने एक बार, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपने 50 किलो वजन उठा लिया, ठीक है, तो क्या मसल डेवलप हो जाएगी? वो इसलिए नहीं होगी कि एट ए टाइम आपकी मसल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मोटर यूनिट्स होती हैं। मोटर यूनिट क्या है? यूनिट्स हैं किसकी? मसल फाइबर की। उनको जनरली एक नर्व सेल कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी बॉडी में 100 मोटर यूनिट है, किसी मसल के अंदर 100 मोटर यूनिट है, तो एट ए टाइम कितनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? 10-12, मैक्सिमम उस पे 15, ठीक है। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो 15 मोटर यूनिट्स ने, तो पहले वो 15 एग्जॉस्ट करनी है। फिर एक और बढ़िया फिनोमिना होता है बॉडी में रिप्लेसमेंट का, कि ये परमानेंट एग्जॉस्ट हो गई 15, तो वो फिर नेक्स्ट 15 आएगा उनका नंबर। फिर जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी तब फिर उनके बाद में नेक्स्ट 15 आएगा। तो इसके लिए जो मैंने पहले कहा है, इसमें इंटरवल ट्रेनिंग विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इज बेस्ट फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट। जनरली उसमें 5 सेट होते हैं प्रोग्रेसिव के, ठीक है। प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग में क्या दिए जाते हैं? 5 सेट। 5 सेट में पहले में कितने रेपिटेशंस होते हैं? 15। दूसरे में हम कितना वजन बढ़ाते हैं? इतना वजन बढ़ाते हैं कि उससे हमें 12 रेपिटेशंस कर सकें। तीसरे में हम कितना करते हैं? इतना वजन बढ़ाते हैं कि उससे हम 10 कर सकें। चौथे में हम कितना वजन बढ़ाते हैं कि हम 7-8 कर सकें। और 5वें में कितना? कि 3 से 4 कर सकें। ये बिगनर्स के लिए है। फिर 3 महीने बाद शेड्यूल चेंज होता है। फिर डिक्रीजिंग शेड्यूल होता, डिक्रीजिंग वो होता है, सेट होते हैं कि जो पहले जैसे हमने करे 4-5 ही हो रहे हैं, फिर हम वजन कम करते चले जाते हैं कि उससे वजन कम किया हमने तो हमसे 7-8 होने लगे, 10 सेट लगाने पड़ते हैं। फिर और कम किया तो 9-10 होने लगे, फिर और कम किया तो 11-12 होने लगे, फिर और कम किया तो कितने हुए? 15 हो गए। तो टोटल 10 सेट हो गए। इस तरीके से, इस प्रोसीजर से यू आर एबल टू एग्जॉस्ट 100% मोटर यूनिट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब आपकी जो सारी मोटर यूनिट हैं, अब एक मोटर यूनिट में जितने भी मसल फाइबर हैं सब एग्जॉस्ट हुए हैं। क्यों? ऑल और नन लॉ है। ऑल और नन लॉ क्या है? कि मोटर यूनिट के सारे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक भी नहीं करेगा, है ना भाई बायोमैकेनिक्स वालों, ठीक है। तो दैट वे 100% ऑफ मोटर यूनिट्स आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब जैसे आपने पेक्टोरलिस मेजर के लिए आपने ये किए, इसमें पेक्टोरलिस मेजर की 100% एग्जॉशन हो गया। अब उसको आपको रिकवरी टाइम देना है। जैसे आज आपने पेक्टोरलिस मेजर के लिए एक्सरसाइज की और कल भी पेक्टोरलिस मेजर की करी, तो क्या मसल डेवलप होगी? नहीं डेवलप होगी। तो उसके लिए प्रॉपर रिकवरी टाइम टू मसल इज टू बी गिवन। तो एग्जॉशन टू फुल एंड रिकवरी टू फुल। और इस एग्जॉशन और रिकवरी के दौरान डाइटरी कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक कब होना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। अब आप, मैंने इतना बताया आपको, एक्सरसाइज के 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो ज़्यादा हो गए भाई 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद खाना खाना, 1.5 घंटे बाद
शुरू कर देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अरे मसल तो फटीग हो गई। नहीं नहीं नहीं, और रीज़न है इरफान साहब जी, हैं? रेस्ट। हाँ, मैं ये कहता हूँ खाना खाने के, जैसे आपने एग्जॉस्टिव वर्कआउट किया, उसके इमीडिएटली बाद में आप खाना खाने बैठ जाएं तो क्या ये वाजिब होगा? क्यों नहीं वाजिब होगा? यही क्या देखो, इन्होंने कही है, कुछ हद तक बात रिलेटेड है, पर मैं जो अहम बात है जो होती है वो ये होता है, अभी आप बैठे हुए हैं, रेस्टिंग टाइम है आपका, तो 85 to 90% ऑफ योर ब्लड सप्लाई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स कौन से हैं आपके? किडनी, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, ये सब विसरल ऑर्गन है। तो अभी 85% से 80% जो ब्लड सप्लाई है इन ऑर्गन्स की तरफ है। जब आप एक्टिविटी करने लगते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं, तो क्या होता है? रिवर्सल इन ब्लड सप्लाई टेक्स प्लेस। नाउ 80% is directed towards muscles and only 15% is directed towards visceral organs. तो जब आप एक्सरसाइज बंद करते हैं तो इस रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है भाई। डाइजेशन जैसा इन्होंने कहा, बहुत अच्छा, थकान के बाद डाइजेशन कब होगा? जब वहाँ पे ब्लड पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो उस ब्लड को, रिवर्सल इन ब्लड सप्लाई को होने में कम से कम आधा घंटे लगता है पूरा होने में। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि फुल मील शुड बी कंज्यूम्ड एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा एग्जॉशन या भूख लगती है तो लिक्विड फॉर्म ऑफ, जैसे आपने शिकंजी पी ली, नींद आ रही है शिकंजी पी ली या जूस पी लिया, इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। लेकिन जो फुल मील है इट शुड बी कंज्यूम्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटीन का इंटेक भी है, जब आपने मसल को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया उसके बाद में आप प्रोटीन इंटेक लेंगे, ठीक है, दौरान रिकवरी पीरियड के। तो वो जो प्रोटीन है, एक और इसमें वो है फिनोमेना ऑफ सुपर कंपनसेशन। व्हाट इज सुपर कंपनसेशन? सुपर कंपनसेशन क्या होता है? वेरी गुड। द न्यूट्रिएंट्स, द फाइबर्स, द कंटेंट ऑफ सेल which is lost during the exercise, and if proper recovery is given, proper diet is given, then surplus amount is reloaded in the muscle. तो पहले मसल में जो प्रोटीन मास था वो खत्म होता है एक्सरसाइज करने के बाद में, वियर एंड टीयर होता है। एक एएमपी फॉर्मूला है जिसमें कि मसल के अंदर मसल सेल ब्रेक होते हैं, प्रोटीन लॉस होता है। तो लॉस हुआ था कितना? 10 ग्राम, ठीक है। लेकिन जब आपने प्रोटीन लिया डाइट में तो वहाँ पे करीब 30-35 ग्राम रीलोड हो गया। तो दैट इज कॉल्ड सुपर कंपनसेशन। साथ में एक और अंडर कंपनसेशन होता है कि जो मसल के अंदर पहले फैटी एसिड कितने थे? 10 ग्राम। आपने एक्सरसाइज की तो वो कितने रह गए? 2 ग्राम, 3 ग्राम कम हुए, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस चलता है, मसल गेन और फैट लॉस। लेकिन होगा कब? जब एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इज मेड। अब इसमें जैसा मैंने बताया, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए मस्ट फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट, और रिग्रेसिव मतलब एक बार हम वजन बढ़ा के करें, फुल कर लें और उसके बाद कम करें। अगर हमको पूरी मसल को बड़ा करना है, पूरी मसल को हमको
वर्कआउट देना है, आप करिएगा कभी। डंबल वंबल आजकल तो जिम में सबको करा रहे हैं, लेडीज़ भी करती हैं डंबल्स, ठीक है। तो एक बार बढ़ाते जाइएगा और फिर एक बार कम करते जाइएगा। अच्छा, एक और फीलिंग है, ये होती है, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बहुत मिस्टर वर्ल्ड रहे हैं, तो उन्होंने कहा था एक एक्सरसाइज मसल को आप वीक में इतना हिट करें, इतनी एक्सरसाइज करें डेवलप करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, कि उसमें दर्द रहे 3-4 दिन, आप सोरनेस रहे, तब वो डेवलप करेगी। और वो कहते थे कि दिस इज़ अ वेरी एन्जॉयबल फीलिंग। अब आप इसमें फिज़िकल एजुकेशन वाले एक्सरसाइज ओरिएंटेड बहुत हैं, ठीक है। तो जब एक्टिविटी आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो होता है ना, कई बार ज़्यादा हो जाती है तो 3-4 दिन तक वहाँ पे दर्द रहता है उस मसल में। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मेरे ख्याल से 5-6 बार का मिस्टर वर्ल्ड था, तो उसे बड़ी एन्जॉयबल फीलिंग बताता है। तो जब से उसने एन्जॉयबल बताया ना, तो हम भी एन्जॉय करने लगे कि हाँ भाई ये ठीक है। बट ये मसल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसल शुड बी एग्जॉस्टेड टू फुल थ्रू, देखिए, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एंड रिग्रेसिव रेजिस्टेंस गिवन थ्रू सेट्स, 5 सेट। एक तो इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब दिस इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से मसल डेवलप नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस करते रहें तो मसल डेवलप नहीं होगी। आपने 10 किलो वजन लिया और आपने एक साथ करते रहे वेट ट्रेनिंग, ठीक है, नहीं होगी। मैराथन रनर हैं, आपने देखे होंगे सारे मैराथन रनर कितने होते हैं, पतले दुबले होते हैं। तो दिस इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज ऑफ नो यूज इफ यू वांट टू एनहांस योर मसल मास। ओनली थ्रू इंटरवल ट्रेनिंग यू कैन डेवलप योर मसल्स। लेकिन एक और चीज है, फैट लॉस के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट, क्योंकि फैट लॉस इंटरवल ट्रेनिंग से भी होता है, लेकिन कब, जब आप अपने पल्स रेट को 120 से नीचे ना आने दें। इंटरवल ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं, अंतराल जिसमें गैप हो, ठीक है। आपने एक रैप करा तो उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, 150-200 पहुंची, आपको दूसरा रैप कब करना, दूसरा सेट कब इनिशिएट कर देना चाहिए, जब आपकी हार्ट बीट 70 आ जाए। वेरी गुड, नहीं, जब आपकी हार्ट बीट कितनी आ जाए, 120। जनरली 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालने का तरीका आप सबसे बढ़िया तरीका, और सब निकाल सकते हैं उसमें, आप अपना पल्स काउंट नोट करिए। नॉर्मल पल्स काउंट आपका कितना है, नॉर्मल पल्स काउंट नोट करिएगा, सबका कितना है, 60-70 होगा, 70 है नॉर्मल। आपने कोई भी एक्टिविटी की, आपका पल्स काउंट कितना हो गया, 150, तो आपके नॉर्मल से कितना बढ़ा वो, 80। अगर आपको अपनी 50% मैक्सिमम इंटेंसिटी से करना है तो 50% मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हुई, आपका पल्स काउंट था 70, उससे ऊपर कितना बढ़ा, 80। 80 के आधे कितने हुए, 40 हुए ना, 40 और 70 कितना हुआ, 110, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट सेट है वो कब हो जाना चाहिए शुरू, जब आपकी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। पूरी रिकवरी कब होगी, जब आपका पल्स 70 पे आ जाएगा। तो 110 आपका पल्स काउंट है और आपने दूसरा सेट शुरू कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरवल ट्रेनिंग प्लस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग भी हो गई। तो इसमें क्या होगा, आपका फैट लॉस भी होगा, ठीक है। लेकिन वो जो फैट लॉस की बात है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग वो करते हैं जब 150 से 160 रहता है पल्स काउंट कंटिन्यूअसली, और वो कब रहता है, किसी भी एक्टिविटी में रह सकता है। आप डांस उस इंटेंसिटी का करिए, एरोबिक एक्सरसाइज उस इंटेंसिटी की करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए उस इंटेंसिटी की, ठीक है। तो आपका पल्स काउंट उतना रह सकता।
अच्छा देखिए, एक और चीज़ होती है मसल बिल्टअप करने में, मसल इज टू बी हिटेड विद डिफरेंट एंगल्स। अगर आप एक ही एक्सरसाइज एक ही तरीके से करते रहेंगे तो वो स्टैग्नेशन आ जाएगा। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जनरली वो एक्सरसाइज के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, वाइडर ग्रिप, लेसर ग्रिप, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। तो मसल इज टू बी हिटेड विद डिफरेंट एंगल्स फॉर मेकिंग गेन्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कट एरिया। मोटा करने के लिए मसल को, एक्सरसाइज को थोड़ा सा हमको वेराई करना पड़ेगा। शोल्डर प्रेस है, पहले इससे कम एंगल से किया, फिर वाइडर एंगल से किया, फिर फ्रंट से किया, फिर बैक से किया, फिर और फॉर्मेट एक्सरसाइज के लाए, तब फिर मसल में डेवलपमेंट होता है। अदरवाइज स्टैग्नेशन एट सम पॉइंट, एट सम टाइम ऑफ एक्सरसाइज creeps in, and a plateau stage in development of muscle is set. Cardio for fat loss incorporate moderate to high intensity cardiac workout for fat loss is very much required, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप करिएगा, अच्छा वेट लिफ्टर्स भी, ये बॉडी बिल्डर्स भी अब सब करते हैं आजकल, ठीक है। 5 किलोमीटर रनिंग इज़ मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्पोर्ट्समैन। जो भी शेड्यूल होता है, बी दे आर एरोबिक एथलीट्स और बी दे आर एनारोबिक एथलीट्स, 5 किलोमीटर कंटिन्यूस रनिंग का शेड्यूल हर गेम का। अब क्रिकेटर्स को भी, पहले क्रिकेटर्स नहीं करते थे, अब स्प्रिंटर्स भी, वेट लिफ्टर्स भी, थ्रोअर्स भी 5 किलोमीटर रन तो करना ही करना है। अगर आपको मसल गेन करना है और फैट लॉस करना है तो कार्डियक वर्कआउट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड in your training exercise, daily exercise schedule. सोना बहुत ज़रूरी है, 7 से 9 घंटे की। इसलिए आजकल आ रहा है कि आप कम सोते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। स्ट्रेस मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस, चिंता, फिक्र। चिंता और चिता में एक बिंदी का फ़र्क बताते हैं कि जो फिक्र है ये धीरे धीरे से आदमी को कहाँ ले जाती है, कब्र की तरफ ले जाती है। चिंता धीरे धीरे से चिता की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन और लेप्टिन बढ़ जाता है, जिससे फैट परसेंटेज बढ़ने लगती है। और एक और आपने देखा होगा, जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो खाना भी कुछ ज़्यादा खाते हैं। और फिज़िकल एजुकेशन वाले तो ये डेफिनेटली ज़्यादा खाते हैं। बाकियों का मैं नहीं कहता, पर जो स्पोर्ट्समैन होता है, फिक्र हो, चिंता हो, तो वो फिर और कम भी खाना खाता है। लेकिन एवरीवन शुड लर्न टू कोप अप विद स्ट्रेस एंड मतलब सम स्टडीज हैड बीन कंडक्टेड वेयर बाय दिस क्रॉनिक स्ट्रेस हैड लीड टू एनहेंसमेंट ऑफ दिस कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है, विच इज़ हिंडरिंग विद फैट लॉस इन वंस बॉडी। सो इसमें टेक्निक दी हुई है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, ठीक है। उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना, जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो कहते हैं राज़ी बारज़ा, उसी की रज़ा में अपनी रज़ा। लेकिन नहीं, हम में से बहुत से कहते हैं कि ये क्या खुदा यार, हर बार तेरी रज़ा चले, कुछ बार तो मेरा भी ख्याल रखा कर। ठीक है। और कहते हैं नहीं चलो भाई, उनको ना ये हर बार थोड़ी कि आप ही की मर्ज़ी चले, ठीक है, एक आध बार तो मेरी मर्ज़ी का भी ख्याल रखा कर। तो उसी से स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है।
खुदा आपकी मर्जी का ख्याल नहीं रखता है। ठीक है, अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फैट लॉस। मसल गेन होना हो, लेकिन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? फैट लॉस है। ठीक है, और इन फैट लॉस कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मतलब कंसिस्टेंसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कछुए और वो खरगोश वाली जो रेस थी, ठीक है, उसमें आप खरगोश की तरह से उछलते कूदते कुछ कदम चल के फिर सो जाए। एक और है, मैंने ये फील किया है कि सुपर कंपेंसेशन होता है। आप एक बार अपने फैट को रिड्यूस कर लेते हैं, अगर आप एक्टिविटी को छोड़ देते हैं तो पहले 5% कम हुआ होता है, वो फिर 10% बढ़ जाता है। ठीक है, फील किया है आपने? तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैंने कहा था ना शुरुआत में कि मेक दिस ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। पहले ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट था, हमें चलना होता था, हमें घूमना होता था, औरत भी मशक्क़त करती थी घर में, भाई चक्की होती थी, चक्की तो ख़त्म ही हो गई। ठीक है, और कपड़े भी अब तो वॉशिंग मशीन हो गई, पहले थपकी से ही एक्सरसाइज हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? कपड़े धोए हैं किसी ने थपकी से? थपकी देखी है अपने घर में किसी ने? बच्चे उससे क्रिकेट भी खेल लेते थे थपकी से। तो मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, एक्सेस इंक्लूजन ऑफ मशीन्स इन आवर लाइफ। ठीक है, हेड कीज द नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब हमें फिजिकल एक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रा दूर के लिए जाना हो, एक फैकल्टी से अगर जो तुम्हें आर्ट्स फैकल्टी जाना है तो या तो टेरी ढूंढोगे या क्या स्कूटी कहोगे। लाइब्रेरी जाना है अपनी फैकल्टी से तो पैदल नहीं जाओगे, पहले आदमी पैदल ही चल देता था। जैसे मैंने बताया, साइकिल अभी मिलती है शमशाद में? नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी साइकिल रखते थे, मैं बता रहा हूँ ये बात 92 में मैं आया था। बड़ी मेंटेन्ड साइकिल होती थी और 1 रुपया पर घंटा लेते थे वो। आप घूम आइए शहर, इधर उधर हो आइए। ठीक है, आपका आई कार्ड रख लेते थे वो। ठीक है, लेकिन अब वो सहूलियत क्या, अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ है, पहले हम ना चाहते हुए भी अब हम शहर गए तो 1 घंटा साइकिलिंग अपने आप हो गई, हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो वो सब अब हमारे उससे ख़त्म हो गया। पहले देखिए खेल के मैदान होते थे, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो बच्चा जाके स्कूल से वहाँ पे कैद हो जाता है। और बच्चे के ऊपर इतना लोड कर दिया है कि आईआईटी और मेडिकल और नीट और ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, उसका कैरियर इतना कॉन्शियस कर दिया है, और उस कैरियर कॉन्शियस होने के चक्कर में जो उसका बचपन है या यूथ है वो सब खत्म हो जाता है। और वो मैं ये कहता हूँ कि कुछ ओहदा और वो पा भी लेता है, लेकिन 30 के बाद वो दवाइयों की गिरफ्त में आ जाता है। मेरा एक मानना है कि दवाइयों का जाल, एक दवा आप खाते हैं उससे दूसरी दवा खानी पड़ती है, फिर तीसरी दवा खानी पड़ती है, और जैसे जैसे आप ना एक्सरसाइज करते हुए ना डाइट पे कंट्रोल करते हुए अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप दवाओं के जाल में घिरते चले जाते हैं। तो ये अहद लें कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और एक पिललेस लाइफ लीड करने की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी को कोई दवा नहीं खानी पड़ रही है। और यकीन मानिए, अगर आप एक्सरसाइज करें तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लीड ए पिललेस लाइफ। हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा है अखंड योगा का, ये धर्मेंद्र बैठे हैं और भी लोग हैं, ये उसको करा रहे हैं, इनिशिएट करा रहे हैं। आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कमेंट सुनिए। जो ईयर में एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, मतलब दैट प्रोग्राम इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इंक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिवली योगा नहीं है, इसमें एक्सरसाइज भी होती है, एरोबिक्स भी होती है। ये बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन करके कराते हैं उसको। तो उसमें उनके कमेंट हैं कि सर हम दवाइयाँ खाते थे, डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, वो एक साल में सबकी ख़त्म हो गई। ठीक है,
तो मेक दिस एक्सरसाइज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ. कंट्रोल योर डाइट, ठीक है, कंट्रोल योर माइंड, ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस, ठीक है, एंड यू विल लीड ए क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, थैंक यू. कुछ सवालात, कुछ क्वेरीज? शिवानी, क्या तेरे दिमाग में आ रहा है? एक और चीज़ है, मैं ये हमेशा, अब ये लिटरेचर में दिए जा रहे हैं, पर मैं ये आर्टिफिशियल जो सप्लीमेंट्स हैं मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ. क्रेटिनिन इनटेक, प्रोटीन इनटेक, ऑलवेज कंज्यूम नेचुरल फूड प्रोडक्ट. ये जो नेचुरल है उसको कंज्यूम करें. इसका मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है. ये फैट कटर का, क्रेटिनिन पाउडर का, प्रोटीन शेक्स का, अमीनो एसिड्स का, स्टेरॉइड्स का. और देखिए इतना, उसमें एक अरविंद जी आएंगे, वो बड़ा अच्छा उनका इस पे काम है. स्पोर्ट्स में तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ दिन के लिए खेल को बंद कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि इतना इंक्लूजन हो गया है इनका सप्लीमेंट्स का और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स का फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट कि अल्टीमेटली वो एक स्टेज पे जाके हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है. मतलब बेन जॉनसन का आपने नाम सुना है? पहली बार उन्होंने 10 से नीचे का टाइम दिया था बेन जॉनसन ने. उसने एक बार ये कहा था, वो बात उसकी सच है, कि जो इंटरनेशनल स्टेटस पे परफॉर्मेंस आज जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की आ रही है, विदाउट फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, उस टाइम पे एक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर थी, उसका जो टाइम है 100 मीटर का, वो यहाँ हिंदुस्तान में मेल्स का भी टाइम नहीं है. वो 10.22 टाइम दिया था उसने, 10.24, 10 पॉइंट, और 38 साल की उम्र में वो मर गई. ठीक है, तो अल्टीमेटली, लेकिन आज क्या है, प्रेस्टीज और पैसा और रिकॉग्निशन इतना जुड़ गया है स्पोर्ट्स से कि एथलीट बिल्कुल उसमें अंधा हो जाता है कि कुछ भी हो, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए. और कुछ स्पोर्ट्स इससे ज़्यादा वो हो गए हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है. तो 100% इसमें डोप टेस्टिंग एजेंसीज शुड टेक इनिशिएटिव. देखिए 2 स्तर पे काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. एक क्या है, एक नई नई दवाओं का इजाद हो रहा है जिससे परफॉर्मेंस बढ़े और वो पकड़ में ना आए. ठीक है, और एक जगह रिसर्च हो रही है कि उन दवाओं को कैसे पकड़ा जाए. अब आप बैंड लिस्ट देखिए, पहले कितने थे, मेरे ख्याल से 20-25 बैंड ड्रग्स थे जो कि बैंड थे. आज की डेट में वो 250 हो चुके हैं, वो और बढ़ते जा रहे हैं. तो ये खत्म नहीं हो रहा है. एनी हाउ दिस विल कंटिन्यू. पर मेरा ये मानना है, स्पोर्ट्स शुड बी टेकन फॉर फन. स्पोर्ट्स फन के लिए खेलें, जीतना. और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, आप सोचें नेशनल लेवल के एथलीट आप बन जाएं, मुश्किल है. आप एक IAS, IPS और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन ये सोचें कि आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल की तो छोड़िए, वहाँ मेडल आ जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, ये सब जानते होंगे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं खिलाड़ी. है भाई, मुश्किल के नहीं है. ठीक है, तो अब उस मुश्किलात को कम करने के लिए लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स का सहारा लेते हैं. अल्टीमेटली अब देखिए मेडल कितनों को मिलता है, 3 को, लेकिन उसके लिए स्ट्राइव कितने करते हैं, 100. तो ड्रग्स कितने ले रहे हैं, 100. फ़ायदा कितनों को हुआ, 3 को, लेकिन नुकसान कितनों को हुआ, 100. तो स्पोर्ट्स शुड बी टेकन फॉर रिक्रिएशन. एंजॉय करो, जीत गए तो ठीक, ना जीते तो ठीक, लेकिन स्पोर्ट्स ये डेफिनेट है कि आपको क्वालिटी लाइफ देगा. ठीक है, फ्री फ्रॉम डिजीजेस.
It has been proved beyond doubt through many surveys, many researches. अभी कोरोना आया था, स्पोर्ट्समैन की एकाधी की किसी की हुई होगी, नील डेथ हुई थी, ठीक है। जो भी एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं थे उन्हीं की ज़्यादा fatality rate was higher in them. Thank you. Any queries?